आदर्श शिक्षा समिति के इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम कक्षा 11 के इस क्लास का आज प्रारंभ कर रहे हैं। ये वीडियो क्रमांक हमारा पहला रहेगा। जैसा कि हमें पता है कि एनसीईआरटी की जो बुक से आई है उसका जो सिलेबस है, ठीक है ना, वह बदल चुका है या उसका जो प्रारूप है वह बदल चुका है। तो उसमें क्या नई चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी या क्या नई चीज है, उस टॉपिक पर आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। जैसा कि हमें पता है आरोह पुस्तक है, इस आरोह पुस्तक से संबंधित ही आज हम कुछ एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने 9वीं और 10वीं के अंदर सप्रश्न व्याख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। सप्रश्न व्याख्याएं, सप्रश्न व्याख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। अब सप्रश्न व्याख्याओं के बारे में जिस प्रकार से हमें पता था कि सप्रश्न व्याख्या के 3 भाग होते थे, जिसमें हमने पहला प्रसंग ले लिया है, फिर व्याख्या को ले लिया है, फिर विशेष को ले लिया है। इस प्रकार से ये सप्रश्न व्याख्या के 3 भाग होते थे। अभी हमें इस सप्रश्न व्याख्या से संबंधित ही इन 2 भागों से संबंधित चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे जो इस 11वीं के अंदर वह जो टॉपिक है वह बदल जाएगा। उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य। इसी से संबंधित आज ये हमारा वीडियो है और वीडियो क्रमांक 1 के अंदर इसको आप जितना गहराई से समझेंगे, जितना सटीक समझेंगे, उतना ही आगे की जितने भी प्रश्न है या जितने भी पाठ्यक्रम है या जितने भी पाठ है वो हमें ठीक प्रकार से समझ में भी आ जाएंगे। तो इस बिंदु को हमें जरूर समझना है। जैसा कि मैंने सप्रश्न व्याख्या में बताया था कि प्रसंग को लेकर और विशेष को लेकर, दोनों ही बिंदुओं को लेकर यहाँ हमारा एक 11वीं के अंदर सेटअप तैयार हुआ है आरोह पुस्तक से संबंधित, ठीक है ना। वो भी किसमें? काव्य खंड के अंदर। काव्य खंड, ध्यान रखिएगा, केवल काव्य खंड के अंदर है। अब काव्य खंड के अंदर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंदर जो काव्य यानी जो कविता है, ये कविता, उस कविता के अंदर भाव सौंदर्य के अंदर कविता का मूल भाव या जिसको कहते हैं केंद्रीय भाव, यह है मूल भाव और केंद्रीय भाव। यह भाव सौंदर्य के अंदर किसी भी काव्य के लिए आता है। जो भी कविता हमने पढ़ी है उसके मूल कवि के कहने का क्या तात्पर्य है, उससे हमें किस प्रकार का संदेश प्राप्त होता है या किस प्रकार का कोई भाव प्राप्त होता है, वह कविता का भाव सौंदर्य कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से एक हम पढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य में बातें अधिक आएगी। शिल्प सौंदर्य के अंदर हम पढ़ेंगे तो शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले हमने बात दी है अलंकार को लेकर। 10वीं में आपने पढ़े होंगे अनेक प्रकार के उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है ना। तो वे मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूं। देखिए, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, इन अलंकारों को हम आगे विस्तृत में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अलंकार से संबंधित इन अभी 3 नाम लिखे हैं और भी अलंकार है। जब कविता पढ़ेंगे, आरोह पुस्तक के अंदर काव्य खंड को पढ़ेंगे तो हमें ठीक प्रकार से उसमें समझ में धीरे धीरे आएगा। शिल्प सौंदर्य के अंदर ही दूसरी बात आएगी, वहां आएगी रस की। काव्य के अंदर जैसे कि हमें पता है कि काव्य के अंदर 9 रस होते हैं। काव्य में 9 रस होते हैं। एक कविता के अंदर जिस प्रकार एक मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर क्रोध की भावना, आनंद की भावना, खुशी की भावना, दुख की भावना, अनेक प्रकार के और भी आवेग या उनके अंदर उत्पत्ति होती है रस की। ठीक उसी प्रकार से कविता के अंदर भी अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है। वे रस कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं यहाँ कुछ आपके सामने नाम लिख रहा हूं। भयानक, वीर,
रौद्र, शांत, इस प्रकार के कुछ रस होते हैं। तो वो हमें उस कविता के अंदर में अलंकार को पहचानना, रस को पहचानना, ये है। इसी के बाद में होता है छंद। जो कविता हम पढ़ रहे हैं वहां क्या छंदबद्ध है या छंद मुक्त है? अगर वह कविता छंदबद्ध है तो उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का छंद होगा। अब किस प्रकार का छंद हो सकता है? दोहा छंद हो सकता है, चौपाई छंद हो सकता है। इस प्रकार से उसके अंदर छंद हो सकते हैं। अगर छंद मुक्त कविता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी छंद नहीं होगा। अगर छंद मुक्त कविता है तो किसी प्रकार का कोई छंद उसके अंदर नहीं होता है। जैसे हम मीरा के पद पढ़ते हैं तो मीरा के पद के अंदर वह छंद मुक्त है। कबीर पढ़ते हैं तो छंद मुक्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई छंद नहीं आएगा। तो अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया। उसी प्रकार से शिल्प सौंदर्य के अंदर हमें जो प्रश्न के अंदर पहचान करनी होगी तो वहां पहचान के लिए अगली बात है शब्द रचना। शब्द रचना के अंदर मैं 4 बातें लिख रहा हूं। तत्सम शब्द, देशज, तद्भव और विदेशी। इनके बारे में हम आगे कक्षाओं के अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मूल रूप से ये समझना है अलंकार, रस, छंद, शब्द रचना। अब इन चारों ही मूल बिंदु है। इसके अलावा अन्य बिंदु भी हम लिखेंगे, लेकिन इन 4 बिंदुओं पर आधार पर ही हमारा जो शिल्प सौंदर्य है वह टिका हुआ है। इन 4 बातों को शिल्प सौंदर्य के अंदर देते हैं तो हमारा जो शिल्प सौंदर्य संबंधी जो प्रश्न है वो हमारा ठीक होगा या पूर्ण रूप से ठीक होगा। ठीक है ना? इन 4 बातों को हमें सम्मिलित उसके अंदर करना है। अगली बात हम इसी में अंदर देखेंगे शिल्प सौंदर्य के अंदर ही, वहां होगी काव्य गुण। काव्य गुण, अब काव्य गुण क्या है तो उनके बारे में मैंने जैसा कि बताया, इन सब बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो काव्य गुण के बारे में भी, काव्य गुण के 3 प्रकार है। ओज गुण है, माधुर्य है और प्रसाद है। ठीक है? ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 प्रकार के गुण हैं। ये भी हमें इस कविता के अंदर ही, काव्य नहीं कविता, काव्य कविता के अंदर ही, उस कविता के अंदर किस प्रकार की गुण की उत्पत्ति होती है उस गुण की हमें उसके अंदर पहचान करनी है। क्या उसके अंदर ओज गुण है, क्या वह माधुर्य गुण की उत्पत्ति होती है, क्या प्रसाद गुण की उत्पत्ति होती है काव्य के अंदर। तो इस प्रकार से इसके भी पहचानने के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है ना? पहचान के क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को आगे हम विस्तृत रूप में जिस प्रकार से अलंकारों को जानेंगे, छंद को जानेंगे, शब्द रचना को जानेंगे, वैसे ही काव्य गुण को भी जानेंगे। ये परिभाषाओं को जानेंगे, उदाहरण को जानेंगे, तब जाकर हमें यह पता लगेगा कि काव्य गुण के अंदर या काव्य खंड के अंदर शिल्प सौंदर्य को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे काव्य दोष भी होते हैं। काव्य गुण की तरह काव्य गुण के काव्य दोष में भी अलग अलग हमें प्रकार देखने को मिलते हैं। ग्राम्यत्व है, कर्मत्व है, दुष्कर्मत्व है। ये थोड़ा एक साहित्य का विषय है, लेकिन साहित्य के विषय को भी हमें थोड़ा एक मोटे रूप में उसको यहाँ पर समझना है। ठीक है ना? वो आपको आगे की जो जैसे हमारे क्लासें आती जाएगी उसके अंदर इसको हम पढ़ते रहेंगे। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि यहाँ जो 11वीं का हमारे जो विषय है, यह हमारे आपके 12वीं बोर्ड में भी सेम पैटर्न का रहेगा। आपने 11वीं कक्षा के अंदर अगर इस पैटर्न को ठीक प्रकार से समझ लिया तो 12वीं बोर्ड के अंदर यहां 8 अंक का है, यानी कि 2 प्रश्न हमारे सामने। अगर इस प्रकार को ठीक प्रकार से अभी हमने समझ लिया इसको, तो आगामी कक्षा के लिए भी हमारे लिए ये बहुत लाभदायक हो सकता है। एक बार वापस बता रहा हूं, काव्य खंड में ही, गद्य खंड में नहीं, केवल काव्य खंड के अंदर भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंदर कविता का केवल मूल भाव, केंद्रीय भाव और संदेश यह निहित होता है, यह छिपा रहता है। शिल्प सौंदर्य के अंदर हमने पढ़ लिया है, उसके अंदर किस प्रकार का अलंकार है, उसके अंदर किस प्रकार का रस है, काव्य की रस की किस उत्पत्ति हुई है, उसमें किस प्रकार का छंद है, मात्रिक है, वर्णिक है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। शब्द रचना किस प्रकार की है, तत्सम है, तद्भव है,
देशज है, विदेशी है, ठीक है। इसी प्रकार से कौन से काव्य गुण की उसमें उत्पत्ति हुई है कविता के अंदर, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है और काव्य दोष। हमारा प्रथम काम यही है, अगर जिनके पास में अभी भी पुस्तकें नहीं है तो आरोह पुस्तक को खरीदना। आरोह पुस्तक के जो कितने भी काव्य खंड के पाठ है, वहां काव्य खंड से संबंधित हमें इस बिंदु पर पूरे पर चर्चा करनी है और इसी बिंदु के आधार पर हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं वे प्रश्न भी बनेंगे और आगे हम इसको ठीक प्रकार से समझेंगे। तो अभी ये जितना बताया है, जितना भी आपके इस बोर्ड पर दिख रहा है, वो ठीक प्रकार से हमें इसको समझना है या ठीक प्रकार से हम इसको उतार सकते हैं या मोटे रूप में इसमें जो मूल बातें हैं वे लिख सकते हैं, ठीक है। आगामी जो अगला वीडियो आएगा, अगली कक्षा आएगी, उसके अंदर हम इसी शिल्प सौंदर्य से संबंधित जो यह बातें हमने पढ़ी है, यह बातें काव्य गुण, अलंकार, रस, छंद, शब्द रचना, इन सब के बारे में हम विस्तृत जानेंगे। धन्यवाद। गर्मी बहुत है, कौन सा सेव करना है, कौन सा ये? हाँ।